फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग एयर एंड वाटर चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में एयर एंड वाटर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देखा था, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये एमसीक्यूज वाला वीडियो देखिए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो है उन्हें अच्छे से क्लियर किया है, तो वो देख कर आएंगे तो आपके क्वेश्चंस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो 3 लेवल्स में हम सॉल्व करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन। तो लेवल 1 में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 2 में 20 क्वेश्चंस होते हैं और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो लेवल 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा उनका जो डिफिकल्टी लेवल जो होता है कम होता है, थोड़े इजी होते हैं। फिर जब हम सेकंड लेवल में जाएंगे तो उससे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, और ये जो अचीवर सेक्शन होता है तो इसमें उससे भी थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ज्यादा हार्ड आ रहा है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको हार्ड नहीं लगेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, और अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज भी ओलंपियाड्स में ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following will float on water? तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो उन सभी को देखकर हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर पर फ्लोट करेगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। A, bricks, B, coins, C, honey एंड डी फेदर। तो ब्रिक काफी हैवी होती है, तो वो ऑब्वियसली वाटर में सिंक करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कॉइन। तो कॉइन देखने में छोटी लगती है पर उसमें मेटल्स यूज होते हैं, इसी वजह से वो वाटर में सिंक कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, हनी। तो वाटर से ज्यादा डेंसिटी हनी की होती है, तो हनी भी वाटर में सिंक करेगा, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी इलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, जो कि है फेदर, और फेदर बहुत लाइट होता है तो इसी वजह से वाटर पे फ्लोट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following fabric is used by both the groups? तो हमें 2 ग्रुप्स मिले हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इनके हिसाब से बताना है कि इन दोनों ग्रुप्स में कौन कौन से फैब्रिक जाएंगे। ग्रुप 1, I am very light and water absorbent. ग्रुप नंबर 2, आई एम वेरी थिक एंड कंडक्ट हीट। तो ग्रुप 1 में ऐसा हमें फैब्रिक बताना है जो कि लाइट भी होता है और वो वाटर एब्जॉर्बेंट भी होता है। तो इसमें आ जाएगा कॉटन, क्योंकि कॉटन को हम समर में पहनते हैं जनरली, क्योंकि समर में इतनी ज्यादा हीट होती है तो हमें लाइट और वाटर एब्जॉर्बेंट कपड़ों की जरूरत होती है, तो ये हो जाएगा कॉटन। एंड ग्रुप नंबर 2, तो आई एम वेरी थिक एंड कंडक्ट हीट। तो कंडक्ट हीट यानी जो हीट को ट्रैप करके रखता है। तो हम ठंडियों में अक्सर वुल के कपड़े पहनते हैं, वुल के स्वेटर पहनते हैं, वुल के पुलोवर पहनते हैं। तो ये जो वुल होता है ये हीट को कंडक्ट करता है, यानी हीट को ट्रैप करता है, तो इसी वजह से इसमें चला जाएगा वुल। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में कॉटन एंड वुल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ग्रुप 1 में कॉटन अलॉट किया है एंड ग्रुप 2 में वुल अलॉट किया है। Question number 3, the process of settling down of insoluble matter in water is sedimentation. तो कोई भी insoluble matter है, जैसे चॉक पाउडर है या सैंड है, और भी जितने भी इनसोल्यूबल मैटर होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते या किसी भी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होते, तो वो सारे जब सेटल हो जाते हैं तो हम उस मेथड को क्या कहते हैं, उस मेथड ऑफ सेपरेशन को, तो हम उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब हमें उसमें से उस लिक्विड को सेपरेट करना हो तो हम धीरे धीरे जब वाटर को या उसमें से जो लिक्विड है उसे जब निकालते हैं टिल्ट करके उस कंटेनर में से, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो चले इन सभी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है तो हम उनको सेपरेट करते हैं, जैसे वाटर एंड सॉल्ट है, तो वाटर एंड सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं तो हम उनमें इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम अगर किसी भी लिक्विड को जिसमें जो एक सॉल्यूशन बन चुका है तो हम उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, तो उसमें जो सॉल्ट है, यानी जो हमने अभी सॉल्ट वाला एग्जांपल लिया, तो सॉल्ट नीचे क्रिस्टलाइज फॉर्म में बच जाएगा और बाकी का जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में रह जाएगा। सेडिमेंटेशन हमने अभी देख लिया। डिस्टिलेशन यानी जो वाटर में से वेपर निकल रहा है, तो वेपर को हम कलेक्ट करके जब कंडेंस करते हैं, यानी वेपर को जब ठंडा करते हैं तो वापस वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसे डिस्टिलेशन कहते हैं।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम कैम्फर का कंबशन कह सकते हैं। कपूर जब जलता है तो सीधे वो सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंटेशन। Question number 4. There is some water in a glass. If all water is poured into an open hot bowl of the glass, the volume of water will change, the shape of water will change, the surface area of water will increase, both B and C. तो ये ऑप्शन हमने देखा। तो मान लीजिए एक ग्लास में वाटर है और हमने उस वाटर को एक गरम कटोरी में ट्रांसफर कर दिया। तो यानी हमने उस बोल को पहले से ही गरम करके रखा है, एकदम गरम गरम बोल है। तो अगर हम उसमें डालेंगे तो वाटर का क्या होगा? तो वाटर का वॉल्यूम बदलेगा, वाटर का शेप बदल जाएगा या वाटर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल चेंज। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस जो एरिया ऑक्यूपाई करता है तो हम उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है यानी वाटर का जितना क्वांटिटी है तो हम उसी को वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि जब वो उस हॉट बाउल में जाएगा तो उसमें कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम। तो चलिए और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो वाटर का कोई शेप नहीं होता, तो वाटर का हम शेप कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम उसे फ्रीज करें तब जाके उसका कोई शेप आएगा। जिस भी कंटेनर में हम उसे रखेंगे तो उसका शेप आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर विल इंक्रीज। तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर कैसे इंक्रीज होगा? हम हॉट बाउल में डाल रहे हैं तो उससे तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा क्योंकि पानी कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल चेंज। Friends, question number 5 is disturbance in water cycle can lead to which of the following natural disasters? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस की जाती है तो कौन से नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फ्लड्स। ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉट। ऑप्शन नंबर सी, वोल्केनिक इरप्शन। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए इन ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। फ्लड, तो अगर वाटर साइकिल में डिस्टरबेंस होगी तो फ्लड आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा हो गया या मॉनसूनल विंड्स बहुत जल्दी आ गई हैं, अपने समय से पहले आ गई हैं, और भी जो रीजन है तो उनकी वजह से अगर बारिश ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से फ्लड आ सकता है। तो फ्लड ऑप्शन हो गया। ड्रॉट, तो ड्रॉट भी वाटर साइकिल में डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है क्योंकि अगर किसी रीजन में बहुत समय से बारिश ना हुई हो, चाहे वहां पे ह्यूमिडिटी कम हो, मॉइस्चर कम हो, जिसकी वजह से क्लाउड्स ना फॉर्म हो पाए हो, या तो और भी कोई रीजन हो, तो उस वजह से अगर बारिश अच्छे से ना हो पाई हो तो उस सिचुएशन को हम ड्रॉट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फ्लड भी हो सकता है और ड्रॉट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस इन वेदर कैन बी सीन। तो हमें ये 4 लेयर्स दी हुई है ऑप्शन में और हमें इनमें से बताना है कि कौन से लेयर में ज्यादातर वेदर चेंजेस होते हैं। तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो हमें बताना है कि कौन से लेयर में वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वेदर चेंजेस हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर क्लाउड्स मिलते हैं। तो क्लाउड्स की वजह से रेन होती है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर वेदर चेंजेस होते हैं। तो कमर्शियल प्लेन्स ज्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर बेल्ट में उड़ती हैं क्योंकि अगर वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ेंगी तो उन्हें वेदर चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फेयर। Question number 7. Which of these method of separation is not used to remove soluble impurities? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन से हम इन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं हटा सकते। जैसे नॉट वर्ड को इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉट बिना पढ़े ही इसका आंसर लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इसी वजह से पहले इसे नॉट वर्ड हाईलाइट कर लिए। तो हमें बताना है कि कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन से हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं हटा सकते। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन,
इवेपोरेशन एंड क्लोरीनेशन। तो चलिए इन ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। डिस्टिलेशन के हेल्प से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम वाटर को बॉईल करते हैं या जो भी लिक्विड में इम्प्योरिटीज हैं तो हम उनको बॉईल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी है सॉल्युबल तो वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाती है, चाहे वो सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, या जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो वो नीचे क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगी और लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। तो उस लिक्विड को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और वो ठंडा हो जाता है तो वापस वाटर के फॉर्म में आ जाता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें हमें बताना था कि कौन से मेथड से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के हेल्प से भी हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शुगर को अच्छे से डिसॉल्व ना करें तो वो फिल्टर पेपर से भी छन सकता है, तो इसी वजह से फिल्ट्रेशन भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन तो वैसे ही सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए होता है, क्योंकि इसमें जब हम वाटर इवेपोरेट करते हैं तो नीचे इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइज फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? डी, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के प्रोसेस में हम वाटर में क्लोरीन डालते हैं जिससे कि वो ड्रिंकिंग वाटर बन सके। तो क्लोरीन का बेसिकली काम क्या होता है? जर्म्स को किल करना। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीनेशन। Question number 8. Which of these process allow insoluble particles to settle down in a solution? तो ये इन मेथड ऑफ सेपरेशन में से हमें बताना है कि कौन से प्रोसेस से हम जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम नीचे सॉल्यूशन में सेटल करके उसमें से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेडिमेंटेशन। चलिए सेडिमेंटेशन को समझने के लिए एक बार उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन के लिए आप सैंड ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, उन दोनों को कंटेनर में आप मिक्स करके कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखिए। तो फिर आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि नीचे जो सैंड है वो अलग हो जाएगी, वो नीचे सेटल हो जाएगी, और जो वाटर है वो ऊपर ही वो वाटर जो है वो भी सैंड से अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। और डिकेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस होता है, पर हम उसमें वाटर को जैसे जिस कंटेनर में हमने वो सोल्यूशन रखा है तो उस कंटेनर को हम धीरे धीरे टिल्ट करके उसमें से वाटर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। एंड लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम करके सेडिमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो लोडिंग में बेसिकली हम सॉल्यूशन में एलम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि सेडिमेंटेशन के जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी होता है। Question number 9. A cold drink bottle mouth was capped with a balloon. The size of balloon can be increased by putting it on dash. एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, तो आप जानते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है। तो आप जब भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन खोलते होंगे तो उसमें से फिज निकलता होगा, तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खुला तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक बलून लगा दिया गया। तो बलून के अंदर जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है तो हम उसे क्या करके उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन फ्रंट ऑफ अ फैन। ऑप्शन नंबर बी, इन नॉर्मल वाटर। ऑप्शन नंबर सी, इन कोल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर डी, इन हॉट वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन हॉट वाटर। तो अगर आप इस बलून को हॉट वाटर में डालेंगे तो वो एयर उसकी एक्सपैंड करेगी उसके अंदर की। तो गर्म चीजें जो होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं। जैसे आपने कभी वाटर बॉईल किया होगा तो आप उसमें से देखते होंगे वेपर निकलता है। तो वेपर क्या होता है, वो वाटर सीधे गैस में चेंज हो जाता है, तो फिर वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर हो जाते हैं, तो बेसिकली वो एक्सपैंड ही हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हॉट वाटर। तो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स दी हुई हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सी लेयर हमें सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्फेयर। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। ओजोनोस्फेयर नाम की कोई लेयर भी नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो ये इलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर हमारी अर्थ को हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर हमारे अर्थ पे हार्मफुल रेजेस जो होती है जैसे यूवी रेज हैं, जिसे हम फुल फॉर्म में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, तो उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और यूवी रेज के काफी एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे स्किन बर्न, स्किन कैंसर, स्किन एजिंग, स्किन टैनिंग। तो इस टाइप के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूवी रेज से। तो ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को इसी हार्मफुल रेज से बचाता है। अब ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर एक्सोस्फीयर की ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, और आइनोस्फीयर में हमें थोड़ा सा भी आइनोस्फीयर में कोई लेयर देखने को नहीं मिलती। तो आइनोस्फीयर भी इलिमिनेट हो गया। एंड हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर नाम की कोई एटमॉस्फेयर में लेयर नहीं होती, तो हाइड्रोस्फीयर भी इलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन इज नीडेड इन विच प्रोसेस? रेस्पिरेशन, बर्निंग एंड फोटोसिंथेसिस। तो हमें इन 3 प्रोसेस में से बताना है कि कौन सा प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन जरूरी होता है। रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी है। बर्निंग, तो जो फायर है वो ऑक्सीजन की वजह से जलती है। अगर आप किसी कैंडल को एक किसी कंटेनर से ढक दे, मतलब वो एयर टाइट हो जाए, तो उसमें तो वो कुछ देर में कैंडल बुझ जाएगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो बर्निंग के लिए भी जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एज फूड कंज्यूम करते हैं। और फोटोसिंथेसिस से जो उनका बाई प्रोडक्ट निकलता है तो वो होता है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2, क्योंकि रेस्पिरेशन एंड बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इज डैश। तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम यूज करके एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग? हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस मिली हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जब हम किसी मैटर को हीट करेंगे। लिक्विड वाटर चेंज टू आइस, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग का प्रोसेस, जबकि हमें बताना है हीटिंग के प्रोसेस से क्या होता है। तो लिक्विड वाटर आइस में चेंज हो रहा है तो कूल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी वाटर वेपर चेंजेस टू लिक्विड, तो इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है, जबकि हमें बताना है कि हीटिंग से क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर, क्योंकि आइस क्या होता है ठंडा, और लिक्विड वाटर में जब वो चेंज होगा तो वो बेसिकली गर्म होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी वाटर वेपर चेंजेस टू आइस, तो इसमें ये कूलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाटर वेपर को ये लिक्विड में चेंज करेंगे तो कूलिंग होगा, फिर ये वाटर वेपर से जो पानी निकला है इसको भी जब ये ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर? तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिख रहे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से प्रोसेस से हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरिनेशन, ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग। तो सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम ड्रिंकिंग वाटर का कुछ परसेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर में कोई इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी मिल गई है तो हम उसे सेडिमेंटेशन की हेल्प से हटा सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका अगर हमें एग्जांपल लेना हो तो बेस्ट एग्जांपल होता है कैम्फर का, जिसे हम हिंदी में कपूर भी कहते हैं। तो जब आपने कभी कपूर जलते हुए देखा होगा, तो कपूर जो होता है वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
ऑप्शन नंबर सी क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन से भी हम बना सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि क्लोरीन एक केमिकल होता है, उसको हम वाटर में उससे हम वाटर में डाल दें तो वाटर के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया एंड जर्म्स है तो वो क्लोरीन किल कर देता है, तो इससे भी हम बना सकते हैं। एंड बॉइलिंग, तो बॉइलिंग से भी हम बना सकते हैं क्योंकि हीट करने से भी कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस मर जाते हैं। तो इसमें हमें बताना था कि कौन से प्रोसेस से हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं बना सकते, तो इसमें नहीं वर्ड यूज हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन अभी पीछे भी किया है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमें बताना है कि ओजोन लेयर हमें कौन सी रेस से बचाता है, लेजर, कॉस्मिक रेस, यूवी रेस, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमें बचाता है यूवी रेस से, तो यूवी रेस का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Question number 16. In an experiment, Vivaan took a glass of water, added a spoonful of sugar and pinch of salt, also squeezed the juice of a lemon into it. After stirring it properly, it was filtered with a strainer. What will be left in the strainer? तो एक एक्सपेरिमेंट में विवान ने एक ग्लास वाटर लिया, फिर उसने उसमें एक चम्मच भर के शुगर डाला, फिर उसने शुगर को डिसॉल्व करने के बाद उसमें सॉल्ट डाला एक चुटकी, और उसमें एक नींबू भी निचोड़ दिया। तो हमें बताना है कि जब वो उसे छन्नी से छानेगा तो उसमें तो छन्नी में क्या बचेगा। ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी लेमन सीड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेमन सीड, क्योंकि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्ट भी वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये सारे वाटर में डिसॉल्व होने वाली चीज है, पर लेमन सीड तो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो वही स्ट्रेनर में बच जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेमन सीड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर, शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ऑल ऑफ दीज। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सी सब्सटेंस वाटर में नहीं डिसॉल्व होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑल ऑफ दीज है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये ऑल को नन कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा, बेकिंग सोडा भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश व्हेन वी गो अप इन द स्काई। तो जब हम स्काई के ऊपर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वेरिएबल डिक्रीज होता है या वेरिएबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैस का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है, तो जितना कम गैस होगा उतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे लेयर्स दी हुई हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से लेयर में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो हमने अभी ये जो लेयर्स है हमने इन्हें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है, तो चलिए ये इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर नाम की कोई एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया। आइनोस्फेयर, तो आइनोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं होते, जैसे कि हमने अभी देखा कि आइनोस्फेयर में गैस भी ज्यादा नहीं होती, आप कह सकते ना के बराबर होती है, तो आइनोस्फेयर भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में हमें ज्यादातर वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और क्योंकि वहीं पे ज्यादातर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और रेनिंग वाले जो क्लाउड्स है यहीं पे देखने को मिलते हैं, पर जो बिना बरसात वाले क्लाउड्स होते हैं तो कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में भी पहुंच जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर भी गलत हो गया, क्योंकि हमें बताना था कि क्लाउड्स किसमें फॉर्म होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर। Question number 20 is, atmosphere is the part of Earth which consists of option number A water, option number B एयर, ऑप्शन नंबर सी लैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो अर्थ में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का एक पार्ट है, तो हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयर। तो अगर इसमें ये पूछता कि अर्थ में क्या क्या होता है तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाता है, क्योंकि अर्थ में तीन चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो ये तीन चीजें मिलके ये एक एरिया बनाते हैं जिसको कहते हैं बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर सकती है। तो पर हमसे ये पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में होता है एयर।
Question number 21. Water is known as the universal solvent because it has many uses. Option number B, it can remove all kind of dust. Option number C, it is the medium in which all body metabolism happen. Option number D, it can dissolve many substance. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंस। क्यों तो हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है पर हम उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट आखिर कहते क्यों है। तो सॉल्वेंट यानी जो अपने आप में किसी चीज को डिजोल्व करता हो। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादातर चीजों को अपने आप में डिजोल्व कर ले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस, क्योंकि इसका ये करेक्ट रीजन है। Question number 22. The given diagram shows the relative composition of air. The x and y represent dash and dash respectively. तो हमें यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो हमारा एयर होता है जो क्लीन एयर होता है तो उसमें हमारा उसमें का ये कंपोजिशन दिया हुआ है। तो इसमें से हमें बताना है कि x एंड y कौन से गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन का अगर हम परसेंटेज भी देखें तो 78% होता है। तो ऑप्शन ये तो एक्स का हो जाएगा नाइट्रोजन एंड वाई का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03% होता है। पर अगर हम अपडेटेड डेटा देखें तो एयर में होता है 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ा है। तो ये अपडेट करके आप इसे 0.04 कर लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक्स नाइट्रोजन है एंड वाई कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 23. रिगार्डिंग एयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें बताना है कि एयर से रिलेटेड कौन से ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एयर हैज नो मास, ये गलत है क्योंकि एयर का मास होता है, क्योंकि अगर एयर का मास ना होता तो अगर आप एक इन्फ्लेटेड बलून ले और एक भरा हुआ बलून ले तो उन दोनों को अगर आप वेइंग मशीन पे चेक करेंगे तो जो भरा हुआ बलून है एयर से तो उसका वेट ज्यादा आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, तो ये करेक्ट है क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि एयर में इजीली अवेलेबल होता है। स्टेटमेंट नंबर 3, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन एवरीथिंग, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि किसी भी चीज को हर साइड से धक्का देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3, क्योंकि इसमें हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका करेक्ट होगा 2 एंड 3। Question number 24. Air exerts pressure can be shown by which of the following example। तो हमें इन सारे स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। स्विमिंग इन ओशन, तो स्विमिंग इन ओशन आप बायोन्सी का आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें बताना है कि एयर प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है। रेन फॉलिंग ऑन ग्राउंड, तो ये ग्रेविटी का एग्जांपल हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फ्लोइंग ऑफ एयर थ्रू ट्री लीव्स, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें हमें एयर प्रेशर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सकिंग अप ऑफ वाटर यूजिंग स्ट्रॉ, क्योंकि पहले हम सक करके वो ये स्ट्रॉ को हम पूरा वैक्यूम बना लेते हैं कि जिससे कि अब हम जब सक करेंगे तो वाटर आएगा एयर के बजाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सकिंग अप ऑफ वाटर यूजिंग स्ट्रॉ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मनीषा इन्वेस्टिगेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्स। शी नोटेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन हर नोटबुक। इट हैज मास, it occupies space, it can be compressed, it takes the shape of the container that holds it। तो मनीषा ने एक मैटर एक्स का ऑब्जर्वेशन लिखा है अपनी नोटबुक में। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ऐसी चीज जिसका मास होता है, ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसी चीज जो कि इजीली कंप्रेसिबल होता है और ऐसी चीज जो कि हम किसी भी कंटेनर में डालें तो वो उसकी शेप ले लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एयर, क्योंकि अगर इसमें इट कैन भी इजीली कंप्रेस ना होता तो वाटर भी हम लगा सकते थे, पर इसमें इजीली कंप्रेस्ड हो गया तो एयर इजीली कंप्रेस हो जाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एयर।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने एयर एंड वाटर चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व किए और उसमें भी हमने आज लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में हम लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।